इज इन ब्रेज वेल्डिंग, तो ब्रेजिंग में क्या कर रहा है, इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल जो होती है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी अट्रैक्शन, बी melted by and deposited at the point, C is not required। तो हमारे पास ओनली A, ओनली B, ओनली C या A एंड B बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी सर, एक्चुअली थोड़ा घर पे बिजी था, ठीक है, कोई गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, यहाँ पे ये किसी कंपनी के अंडर नहीं हूँ इसलिए थोड़ा फायदा उठा लेता हूँ कि अगर किसी कंपनी के अंडर हो तो आपको लगानी ही पड़ती है क्लास। यहाँ तो अपनी मर्जी है, दिल करता है तो लगा लेता हूँ। खुशी से काम करने का मजा ही अलग है, खुशी से काम करने का मजा अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ब्रेज वेल्डिंग में जो फिलर मेटल है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन, ये होना चाहिए कैपिलरी अट्रैक्शन, बी मेल्टेड एंड डिपॉजिटेड एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड, या सी नॉट रिक्वायर्ड। तो विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी से क्विक आंसर दीजिए बच्चे, क्विक, थोड़ा क्विक आंसर दीजिए, टाइम नहीं होता इतना, क्विक थोड़ा सा आंसर दीजिए। तो हमारे पास ब्रेज वेल्डिंग में आपने ब्रेजिंग की वीडियो देखी होगी अगर मेरी, तो आपको पता होगा। ब्रेजिंग की अगर वीडियो देख रखी है आपने तो कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो अगर आपने देख रखी है तो आपको पता होगा इसके बारे में पता होगा। तो हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ अलग से, तो यहाँ पे मैं एक पीपीटी ले लेता हूँ इसकी, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, हमारे पास क्या होता है ब्रेज वेल्डिंग में, जहां भी कभी हमने वेल्डिंग करनी होती है ना, तो उसमें वेल्डिंग करते वक्त हमारे पास यहाँ पे, जब मान लीजिए हमारे पास ज्वाइंट बनाना है कि पाइप है और यहाँ पे ज्वाइंट तैयार करना है, तो वहां पे जब कैपिलरी एक्शन होता है, क्या होता है कि हमारे पास जब एक फिलर मेटल यहाँ पे आती है और यहाँ पे ब्रेजिंग होती है, तो ये यहाँ पे जो फैलता है ना, यहाँ पे फिलर मेटल, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फैलता है सब तरफ, ज्वाइंट की तरफ जो जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है कि ए और बी दोनों आने चाहिए। तो ए एंड बी बोथ, कि ब्रेज वेल्डिंग में मेल्ट भी वहीं पे करना चाहिए जहां पे वेल्डिंग करनी है, और कैपिलरी एक्शन भी होना चाहिए, नेक्स्ट बताइए जी, मैग्नेटिक आर्क ब्लो, ये क्या होता है? मैग्नेटिक आर्क ब्लो अ रीसेंट वेल्डिंग टेक्निक है यूज्ड टू वेल्ड मटेरियल occur when welding near equator, या phenomena of occurrence of spatter because of magnetic field created in DC arc welding। तो इसका राइट आंसर सौरभ तिवारी जी, इसका कोई ये सब्जेक्ट नहीं होता कभी भी, एमसीक्यू का मैं कोई सब्जेक्ट नहीं रखता हूं, हमेशा मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। और आपको जो टॉपिक्स हैं, आप ये समझ लो, जो आपको नहीं आता क्वेश्चन, आपको वो टॉपिक करने वाला है, तो वो टॉपिक कर लिया करिए, ठीक है। तो हाँ, प्रीतीश का सबसे पहले राइट आंसर आया हमारे पास, प्रतीश शाबाश, एक सेकंड और जी, गौरव दुबे, ग्रेट। तो इसका राइट आंसर डी। ये क्या होता है हमारे पास? देखिए, जब हम डीसी आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और पैटर्न जो होता है थोड़ा सा साइड में जाता है, मतलब एक तरफ जाएगा। जैसे हम ना, एक सिंपल सा बताता हूँ आपको, गाड़ी जब चलाते हो ना, तो उसमें हमारे पास टो इन टो आउट ये सब कुछ खराब हो जाता है, या हमारे पास बैलेंस, इसकी अलाइनमेंट खराब होती है, तो गाड़ी एक तरफ जाती है। तो इसी तरह वेल्डिंग जब करते हैं ना, तो वेल्डिंग एक तरफ खींची जाती है, एक साइड में निकल जाती है। तो वो स्पैटर जो होते हैं वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण होते हैं, ठीक है। ओके ओ सौरभ तिवारी, ठीक है, आप सिविल के हो, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो ये मिक्स मैकेनिकल के क्वेश्चन है बच्चे। टूल इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा सौरभ तिवारी जी आपके लिए, तो जरूरी नहीं है आपको ये करना। तो आप जो सॉन्ग के लेक्चर है वही देखें, इसमें आपको कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ। तो टूल किससे बना होता है जी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में? सुमित कुमार, ये सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू नहीं बच्चे, मैं सब्जेक्ट वाइज में अभी विश्वास नहीं करता हूँ। थोड़ा सा थोड़े दिन और चलाऊंगा ऐसे मिक्स, फिर सब्जेक्ट वाइज देख लूंगा, अगर करवाना भी हो तो सब्जेक्ट वाइज फिर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं। नरेंद्र दीक्षित, अगर कोई क्वेरी है तो लास्ट में, एंड में पूछ लेना बच्चे, एंड में पूछ लेना, अभी मैं टाइम सबका वेस्ट नहीं करना चाहता ना इसमें। तो सी इज द राइट आंसर, ब्रास और कॉपर, जी सही है। तो ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिया इसका, तो सी इज द राइट आंसर। थ्रेड रोलिंग इज समवट लाइक, तो थ्रेड रोलिंग किसकी तरह का होता है? थ्रेड रोलिंग आपने सुना हुआ है, थ्रेड रोलिंग, तो वो किसकी तरह का होता है? कोल्ड एक्सट्रूशन, कोल्ड मशीनिंग, कोल्ड रोलिंग या कोल्ड फोर्जिंग, तो किसकी तरह का होता है? थ्रेड रोलिंग जो होता है वो किसकी तरह होता है? कोल्ड एक्सट्रूशन,
कोल्ड मशीनिंग, कोल्ड रोलिंग या कोल्ड फोर्जिंग। तो इसका राइट आंसर जो आपने देना है बच्चे रोहित कोटनाला। तो ये बच्चे आपने जो भी आंसर देना ना तो आपने लिखना है 4.A, 4.B, 4.C, 4.D ऐसे लिखना है आंसर। ऐसे अकेला नहीं लिखना 4 या 3 ऐसा नहीं लिखना, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D। तो क्योंकि मुझे पता लग गया किस चीज का जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है जी कोल्ड रोलिंग की तरह होता है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग जो होता है वो कोल्ड रोलिंग की तरह है, रोलिंग प्रोसेस है, और थ्रेड रोलिंग इसमें स्पेशल एक आ जाता है, थ्रेड रोलिंग इसमें स्पेशल आ जाता है, केस आ जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, the fatigue strength of metal is improved by setting up the compressive stresses in surface by a process is known as। तो fatigue strength को improve करना है हमने, ठीक है, fatigue strength को improve करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं जी fatigue strength को, ये लो और जूम करो, और जी इतना इतना जूम बहुत है, इतना बहुत होगा जी। फहीम ले वो जूम कर दिया। तो अभी फिफ्थ का 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, लांसिंग, शॉर्ट पिनिंग, हैमिंग या स्लगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो अब फिर से कहूंगा कि अगर इसका नहीं पता आपको तो हमारे पास उसका टॉपिक आपको पढ़ने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास लगाना चाहते हैं प्लीज 4 बजे ऑनलाइन आ जाइए करें और मेरे साथ जुड़े। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंटरेक्शन होती है लाइव तो मजा आता है पढ़ाने का। तो अमित सिंह बाहू आपका गलत है बच्चे, बाकी सबका ठीक है। राजकपूर आपका भी गलत है। तो शॉर्ट पिनिंग इज द राइट आंसर। जो हमारे पास शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस है उसमें फैटिग स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। नेक्स्ट बताएं जी, कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल लाइक। तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम किसके लिए यूज करते हैं? स्टील के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम, निकल, मोनेल के लिए या कार्बोनाइज्ड स्टील के लिए। तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एसिटिलीन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। ऑक्सीजन कम है, ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने से फायदा है हमें, क्या फायदा है? और कौन से मेटल के लिए यूज कर सकते हैं हम? स्टील, ए स्टील है, बी कॉपर या ब्रास के लिए, सी एल्यूमिनियम, निकल, मोनेल के लिए, या डी कार्बोनाइज्ड स्टील के लिए। किसके लिए होगा? पराग गोगोई जी। बच्चे मैं 9:30 क्लास लेता था लेकिन थोड़ा सा मुझे और है 1-2 काम, तो इसलिए मैंने 8:30 ही डिसाइड किया। तो थोड़ा सा इस टाइम में मैंने कोशिश किया इस टाइम में करा दो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बच्चे सी है। एल्यूमिनियम, निकल और मोनेल के लिए ये क्यों यूज करते हैं? देखिए ऑक्सीजन जो है इनके साथ ऑक्सीडाइज कर देती है, तो ऑक्सीजन कम होनी चाहिए। इनके केस में ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, तो हमारे पास कार्बोनाइजिंग ज्यादा होने मतलब एसिटिलीन ज्यादा होनी चाहिए इसके केस में। तो सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया है उनका सही है बच्चे। सी वाले जो है, सी वाले कम है बच्चे आपके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग प्रोसेस? कौन सी इसमें से कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? ये तो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 7A, 7B, 7C या 7D। तो क्या होगा इसमें से? थोड़ा सा क्विक आंसर दे बच्चे, मेरे साथ चल रहे हो लाइव। मैंने ऐसा रखा हुआ है कि ताकि ज्यादा हमें डिले ना हो, क्योंकि ना जैसे मैं बोल रहा हूँ तो डिले होता है एक, तो वो डिले मैंने कम कर रखा है, तो इसलिए क्वालिटी कई बार इंप्रूव हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करा करो, जल्दी से। रोहित का डी है, गौरव बी कह रहे हैं जी, प्रीतीश डी कह रहे हैं, साहिल बी। तो बच्चे आपको अगर इनके प्रोसेस के नाम नहीं पता, आप नाम याद करो। देखो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये तो साफ साफ पता है कि कास्टिंग प्रोसेस होती है, कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास वैक्स यूज करते हैं, वैक्स का यूज करते हैं। और सेमी सेंट्रीफ्यूज का कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, इसी तरह सेमी सेंट्रीफ्यूज भी होती है, और स्लश प्रोसेस भी होती है। स्लश भी एक तरह से क्या है? कास्टिंग प्रोसेस है। तो एक रह क्या एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन नहीं होता, एक्सट्रूशन कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया बच्चे, डी वाले नहीं, डी स्लश प्रोसेस कोई ऐसा, देखिए स्लश जो है एक तरह से कास्टिंग प्रोसेस है ये, तो डी नहीं है इसका राइट आंसर। पकड़ लो कान, अभी जल्दी से कान पकड़ लो, कान पकड़ लो जल्दी से। बाइंडिंग वायर यूज टू सपोर्ट द ज्वाइंट फॉर सोल्डरिंग इज मेड ऑफ। तो हमारे पास जो सोल्डरिंग के ज्वाइंट होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए बाइंडिंग वायर होती है, वो किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम से, कॉपर से, सॉफ्ट आयरन से या माइल्ड स्टील से, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा ये मैं नहीं मानूंगा इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ अच्छे तरीके से।
लेकिन फिर भी ठीक है, एसएससी जेई में आया हुआ तो इसलिए मैंने पूछ लिया। तो एसएससी जेई में कहीं पे पूछा हुआ है तो इसलिए मैंने पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम, कॉपर, सॉफ्ट आयरन या माइल्ड स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइंडिंग वायर है, बाइंड करना है, बाइंड करना है किसी चीज को, बाइंड करना है। तो इसमें राइट आंसर जो है हमारे पास, देखिए काफी स्टूडेंट को नहीं पता, क्योंकि ये कई बार ना वेबसाइट्स पे नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, वेबसाइट्स पे नहीं मिलते हैं, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे पाते हो कई बार। तो इसमें सॉफ्ट आयरन जो है हमारे पास एसएससी कहता है, वो कहता है सॉफ्ट आयरन इज द राइट आंसर। सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हम। अब ये सॉफ्ट आयरन वैसे देखा जाए तो वर्ड सही नहीं होगा, कि अगर सॉफ्ट, ये बनाने वाले की गलती होती है कई बार ना, तो ये एसएससी में जो बना रहे हैं कई बार उनसे गलती होती है। सॉफ्ट आयरन क्या वर्ड है? सॉफ्ट आयरन वर्ड नहीं है, एक इंजीनियर की भाषा नहीं है, एक आम लैंग्वेज है। सॉफ्ट आयरन इज नॉट अ राइट आंसर। ये हम अगर देखें तो हमें एग्जैक्ट बताना चाहिए, तो लेकिन सॉफ्ट आयरन जो हमारे पास एसएससी यही बोलता है। नेक्स्ट देखें, एट द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है? द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड द शियर स्ट्रेस इज जीरो। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर जीरो। टेंसाइल स्ट्रेस इज जीरो एंड द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एंड नो स्ट्रेस एक्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? और देखो बच्चे, मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि एक महीने में 600 क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 महीनों में आपके 1200 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप 2 महीने मेरे साथ जुड़े हुए तो 1200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे प्रैक्टिस, और उन 1200 में से 15-20 क्वेश्चन भी आपको वहां पे आ जाते हैं, तो आपका कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आप मेरा बेनिफिट एक कर दें कि मेरी वेबसाइट शेयर कर दो और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर तो बच्चे मुझे लगता है सिर्फ किसने? गौरव दुबे जी ने राइट आंसर दिया, प्रीतीश ने राइट आंसर दिया है, और आदिल ने राइट आंसर दिया है, अमित जी ने। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है बच्चे। प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है, और हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम होता है प्रिंसिपल प्लेन्स पे। आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का नहीं पढ़ा क्या? प्रिंसिपल प्लेन्स के बारे में नहीं पढ़ा? एक बार देखिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए मेरी, उसमें आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अ बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर, इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज द फेलियर विल अकर। तो हम मान लो कि कैंटिलीवर है, बीम है एक, और उस पे एंड पे हमने लोड बढ़ा दिया, तो हमारा जो फेलियर होगा वो कहां पे होगा? इन द मिडल, एट द टिप ऑफ, बिलो द लोड, एट द स्पोर्ट, या एनीवेयर। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है 100% राइट आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जी। जल्दी से क्विक आंसर दें, क्विक। रोहित, प्रतीश, आप थोड़े फास्ट हैं, आप फास्ट लिखते हैं, तो बाकी पता नहीं क्यों इतना स्लो लिख रहे हैं यार, क्या हुआ बाकियों का? अब अभी अगर गर्लफ्रेंड से बातें करनी हो ना, देख कैसे हाथ चलते हैं इनको, इनके ऐसे अंगूठे चलते हैं, और ना ऊपर देख रहे होंगे, नीचे से टाइप कर रहे होंगे, वहां स्पीड चलती है। मेरे से गालियां खाओगे क्या? ठीक है, टीचर के वही टीचर बन जाए सरकारी टीचर की तरह, वहां बड़ी स्पीड पे हाथ चलते हैं, तो यहां हाथ चलाओ। तो सी इज द राइट आंसर बच्चे। स्पोर्ट पे हमारे पास जब भी कैंटिलीवर होता है ना, कैंटिलीवर इस तरह से है, मान लो इस तरह से है, तो हमारे पास जब इस पे लोड पड़ेगा ना, तो ये यहीं से टूटता है बच्चे, यहीं से टूटता है, कभी यहां से नहीं टूटता, यहां से नहीं टूटता, ये यहां से टूट जाएगा, स्पोर्ट से टूटेगा। आपने देखा कभी टीवी, पुराने टाइम ना ऐसा एक आता था जिसके ऊपर टीवी रखते थे हम, पुराने टाइम में एक हमारे पास वॉल ब्रैकेट आती थी, अब तो बहुत कम ऐसी यूज करते हैं क्योंकि टीवी हमारे दीवार के साथ चिपक गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा होता था, वॉल ब्रैकेट होती थी इस तरह से, और इसके ऊपर टीवी रखते थे हम, टीवी रखते थे अगर आपको याद हो तो, और उसको सपोर्ट देने के लिए नीचे ऐसे दे देते थे, ऐसे सपोर्ट देते थे, ऐसे वॉल ब्रैकेट को नीचे से सपोर्ट दिया, तो वो यहां से स्ट्रॉन्ग बनाते थे ताकि यहां से न टूटे, यहां से न टूटे। तो वो इसका कारण ये था हमारे पास, उसका कारण ये था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास स्पोर्ट होता है, एट द स्पोर्ट पे हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर दे जी, इसका राइट आंसर दे। और कंजूसी किस बात की है बच्चे, एक बात बताओ, कंजूसी किस बात की है? लाइक का बटन देखो, 22 बच्चे अभी लाइव है मेरे पास और 9 लाइक है सिर्फ। कुछ थोड़ी सी, इतना तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना तो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? या मुश्किल है बटन दबाना, फिर से अंगूठा दबाना मुश्किल है? ये काम मत किया करो यार,
अगर प्यार करते हो तो प्यार शो भी कर दिया करो। अगर आप में से कई स्टूडेंट लिख देते हैं लव यू सर, और यहाँ लव दिखाते नहीं हो, यहाँ पे दिखाओ ना। आई शाबाश, क्या बात है। फंस गए, सारे फंस गए, सारे फंस गए क्या? सारे फंस गए हो क्या? इसमें इसमें हमारे पास सब फंस गए हो क्या? पीपीएससी जेई दीवी तैयारी करवाओ पाजी। हाँ जी, के एस पाजी। पाजी पीपीएससी की तैयारी यही है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यही है बच्चे। ठीक है, तो ये इसका मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप सही आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। शाबाश, आशीष सोनी ने सही आंसर दिया, शाबाश बच्चे, शाबाश। बस यही क्वेश्चन होते हैं जो आपका डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं। इतना इजी सा क्वेश्चन और हमारे पास सबका गलत आंसर। सिर्फ आशीष सोनी ने राइट आंसर दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो वर्ड कैसे रखा है इन्होंने, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन। तो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस है ना, कितना जो यूनिट स्ट्रेन पैदा कर दे, तो वो कितना होगा। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम लिखते हैं ना, मान लो मैं लिखता हूं कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, तो E लिख देता हूं E। तो ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है? यूनिट होती है, यूनिट पर यूनिट स्ट्रेन के लिए होता है। इन्होंने डेफिनेशन पूछी है, लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा घुमा के पूछा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की सॉरी डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन को घुमा के पूछा और आप सारे पलट गए। तो बताओ हमारा हाल देख लो। पुराग गोगोई जी क्या हो गया? इसका राइट आंसर नहीं दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट इन द एडसेंट रोज ऑफ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट इज नोन एज। तो हमारे पास इसका राइट आंसर बताइए जी। पूरे ढीठ है हम ना। मैंने अभी बोला कि यार लाइक का बटन दबा दो, नो वन इज देयर कि ऐसा काम कर दे कि मदारी आप तमाशा दिखाओ लेकिन वैसे मांगो मत कुछ। ये हाल है? ग्रेट, बहुत ज्यादा प्यार करते हो यार, इतना प्यार। ठीक है, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। ठीक है, अरे 9th क्लास में पढ़ते हो? इनाम उदा, रियली आर यू इन 9th क्लास? रियली? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो मेरी क्लास डेली लगा रहे हो, इवन मुझे लगता है वहां पे भी आ रहे हो। डायगोनल पिच इज द राइट आंसर पहले तो। और ये इनाम जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, एंड आप इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हो बच्चे, इंजीनियरिंग का। ग्रेट, आपको अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थ्रो ऑफ अ कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम। तो ये बताइए जी, बेस सर्कल, पिच सर्कल, रूट सर्कल, प्राइम सर्कल, विच वन इज द राइट आंसर? Throw of a cam is maximum distance of the follower from base circle, pitch circle, root circle, prime circle. Which one is the right answer? Which one is the right answer? अब बचे आप ये है V पोली धमाका, तो ये आप आंसर देंगे तो ऐसे देंगे बच्चे 13.A, 13.B, 13.C। मैं न्यूटन बनूंगा? नहीं नहीं, न्यूटन नहीं बनेंगे आप सर, आप इनाम ही बनेंगे, आपका नाम ही होगा। कभी हम किसी का नाम नहीं क्यों लें, हम क्यों बने न्यूटन? हम आप जो हो वो ही बनोगे, आपके नाम से लोग बनेंगे बच्चे। ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम लेके बने कि मैं इसके जैसा बनूंगा। हम किसी के जैसे नहीं है, हम है बस। आप बताइए इसका राइट आंसर। ग्रेट 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 ग्रेट, फिर से फंस गए यार, फिर से फंस गए। क्या हो गया आज जवाब नहीं दे रहे हो यार सही। थ्रो क्या होता है कैम का? कैम का होता है थ्रो की कितनी ऊपर तक जाएगा फॉलोअर, लेकिन उसने कहां से पूछा? फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम। इंग्लिश के वर्ड को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो हमारे पास अगर कैम है ना, तो इसको थोड़ा सा रब कर दो बच्चे, एक सेकंड है, एक सेकंड, इसको रब कर ले हम जी। ये इस तरह से है कि हमारे पास मान लो कैम है, ठीक है, हमारे पास कैम है और कैम में उसमें थ्रो पूछा है उन्होंने, ठीक है, थ्रो पूछा है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा बच्चे कि हमने इस तरह कैम है, ये देखो, और इसमें फॉलोअर है, तो फॉलोअर यहां पे है, तो ये ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकता है वो डिपेंड करेगा कि बेस सर्कल कितना बच्चे। बेस सर्कल से फ्रॉम पूछा है, फ्रॉम यहां से उठेगा, यहां से उठना शुरू होगा इस पॉइंट से और यहां तक जा सकता है, तो फ्रॉम पूछा है। आप क्यों नहीं समझते हो? बेस सर्कल है इसका राइट आंसर।
बेस सर्कल है इसका राइट आंसर बच्चे, और मुझे लगता है किसी ने नहीं राइट आंसर दिया इसका। अरे यार क्या हो गया आज आपको। क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स अपॉन मास स्टिफनेस, मास एंड स्टिफनेस, मास स्टिफनेस एसेंट्रिसिटी। थैंक यू पाजी। के एस थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम के एस? अब तुसी कित्थों हो? पंजाबी च पढ़ा दिए थानू सारे ਨੂੰ पंजाबी समझ आ जाएगी। द क्रिटिकल स्पीड डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? मास स्टिफनेस, मास एंड स्टिफनेस, मास स्टिफनेस एसेंट्रिसिटी। सो विच वन इज द राइट आंसर प्लीज जल्दी से। जालंधर, ग्रेट जी। आई एम फ्रॉम जीरकपुर जी। तो क्रिटिकल स्पीड डिपेंड करती है बच्चे मास एंड स्टिफनेस पे, मास और स्टिफनेस पे डिपेंड करती है, मास और स्टिफनेस पे डिपेंड करती है बच्चे। ये हमारे पास जो आपने वाइब्रेशन का अगर पढ़ा हो तो वाइब्रेशन के चैप्टर में आता है हमारे पास, मास और स्टिफनेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए जी, अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इज कॉल्ड। अगर हमारे पास कोई फ्लो है और उसकी स्ट्रीम लाइन एक कर्व के रूप में हम शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ वन डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो या फोर डायमेंशनल फ्लो? विच वन इज द राइट आंसर? भूपेंद्र शर्मा जी, हमने इसका राइट आंसर जो भी देना है तो क्वेश्चन नंबर लिख के उसके बाद लिखना है। 14 पॉइंट सी, 14 पॉइंट बी, जो भी लिखना है। अब 15 पॉइंट ए, 15 पॉइंट बी, 15 पॉइंट सी, 15 पॉइंट डी। क्विक, जल्दी थोड़ी भावना रखो कंपटीशन की भावना रखो, ठीक है। जिनका नाम मैं बोलता हूं उससे ये हो जाता है कि हमारे एक नाम याद हो जाता है, मुझे भी लगता है कि ये स्टूडेंट कैसा कर रहा है, कैसे नहीं परफॉर्म कर रहा, तो मुझे भी मजा आता है उनका नाम पढ़ने में। अमित से सी कह रहे हैं, और सी ग्रेट, सी इज द राइट आंसर, ग्रेट। तो उसमें देखिए हमारे पास जो वन डायमेंशनल फ्लो होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, एक लाइन की तरह शो करते हैं, इस तरह से फ्लो शो करते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल फ्लो में कर्व आता है, तो कर्व होता है हमारे पास। राम जी, निधान जी, राम। नेक्स्ट देखिए जी, 16 द रिडक्शन इन फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट्स when a fluid flows through constricted section of a pipe is known as। तो हमने क्या करना है, तो रिडक्शन आना है फ्लूइड प्रेशर में, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? ऑरिफिस इफेक्ट बोलते हैं उसे, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं, सेकेंडरी फ्लो बोलते हैं, या वेंचुरी इफेक्ट बोलते हैं। विच वन इज द राइट आंसर? Reduction in fluid pressure that result when a fluid flows through a constricted section of a pipe। जब एक छोटी पाइप में से निकलता है हमारे पास फ्लूइड, और उसमें पाइप में प्रेशर का जो रिडक्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? 16 पॉइंट ए, 16 पॉइंट बी, 16 पॉइंट सी, 16 पॉइंट डी। तो ये नाम है, तो क्विक जी। तो इसका राइट आंसर तो यार थोड़ा सा मैंने टाइम चेंज किया, ये 8:30 का टाइम मुझे सूट ज्यादा कर रहा था, थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो 9:30 मुझे और कोई काम है, तो इसलिए ये 8:30 की क्लास रखी है। ओके, तो बच्चे क्या कर रहे हो यार? मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने का नहीं आ रहा मजा। तो वेंचुरी इफेक्ट होता है बच्चे, इसका नाम वेंचुरी इफेक्ट होता है। किसका है? वसीम जी ने राइट आंसर दिया है, अमित जी ने राइट आंसर दिया है, और किसी ने दिया है? देखो अब आप देख लो, हम कहते हैं कि अरे भाई 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, लेकिन आता किसको है? प्रॉब्लम ये है, आप समझो इस चीज को। अगर मैं मान लेता हूं ना, किसी एक आपको हिम्मत भी दे रहा हूं, और आप जैसे मर्जी समझ लेना इस चीज को, कि हमारे पास अगर 1 लाख फॉर्म भरा जाता है ना, आप हमेशा याद कर लेना, 1 लाख फॉर्म भरा जाता है ना, तो 90,000 ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या आना है, कैसे होना है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, 80-90% ऐसे बच्चे हैं जिनका तो फॉर्म का मतलब ही नहीं उन्हें याद होता कि मेरा पेपर मैंने दिया था। रवि जी ठीक है, आपका भी ठीक होगा, मैं देखा नहीं। तो 80-90% ऐसे हैं, और जो तैयारी करने वाले हैं तो 10 ही % है जो तैयारी करने वाले, उनमें से भी सिर्फ 1% ही होते जिनको आता है, बाकी तो बुरा हाल है यार। आप बताओ, इसका राइट आंसर नहीं पता हमें, वेंचुरी इफेक्ट का नहीं पता। क्यों गलत कर रहे हो? मूड खराब करते हो यार, ऐसा मत करा करो।
ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट विच टेम्परेचर। तो 100% राइट आंसर है इसका। ये तो मुंह जुबानी, मतलब आपको अगर सोते को पूछेंगे, सो रहे हो, उसको उठा के पूछोगे तो इसका राइट आंसर दे दोगे। इसका तो इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो 100% सबका सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्विक क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से जवाब दे दें जी। इसका राइट आंसर हमारे पास है 4 डिग्री टेम्परेचर। ग्रेट, 4 डिग्री इज द राइट आंसर। ग्रेट 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 ग्रेट। निधान जी 4 क्या लिख रहे हो? हाँ 4 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 डिग्री। ओके, द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड द एलिवेशन हेड इज नॉन एज। तो इसका राइट आंसर डायनेमिक हेड, स्टैटिक हेड, डायरेक्ट हेड, पोटेंशियल हेड। विच वन इज द राइट आंसर? सम ऑफ प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, क्या कह देते हैं उसे? प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड। और मेरे भाई प्लीज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की, तो गलती है। कभी भी पढ़ना मत छोड़ना। हर बार जब भी आप, इवन वेल्डिंग का चैप्टर है ना, एक बार पढ़ोगे, 2 बार, हर बार नई चीज सीखने को मिलती है, ऐसा हाल होता है। जो चीज पढ़ चुके हो उसे दोबारा पढ़ते रहो। इसका राइट आंसर किसके पास है जी? प्रतीक साहू, 2 जवाब कि कौन सा ठीक होगा देखी जाएगी। ए बी बी भी दे दिया, नेक्स्ट डी आ गया, बताओ। गौरव दुबे प्लीज आप थोड़ा सा समझो। आप जो आंसर दे रहे हो उससे पहले उसको पढ़ तो लो, क्या बोल रहे हो आप? प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड का प्लस करना है, उसको पोटेंशियल हेड कैसे बोल दोगे बच्चे? पीपीएससी एसटीओ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अप्लाई किया सी। नहीं सर, मुझे याद नहीं है बच्चे, मुझे याद नहीं है। पीपीएससी एसटीओ का याद नहीं है बच्चे इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर किसके पास है बच्चे? किसके पास है? ग्रेट, आज मजा आया पेपर करके भी यार। नहीं आता, आप में से बहुत बच्चों को नहीं आता। सिर्फ प्रदीप कुमार ने राइट आंसर दिया है और प्रतीक साहू, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। प्रतीश आपका कैंसल है, ये ऐसे नहीं होता। तो इसका डायनेमिक हेड इज द राइट आंसर बच्चे। डायनेमिक हेड इज द राइट आंसर। जब हमारे पास कोई पाइप होती है ना, तो हम इसको चीज को कर लेते हैं हम, अगर थोड़ा सा आपको डाउट है इस चीज में, तो हमारे पास अगर कोई पाइप है ना, मान लो ये पाइप है, तो हमारे पास इसमें 2 हेड होते हैं। इसमें ये पहले होगा सॉरी तो यहाँ पे होगा ये हमारे पास होता है, ये होता है पोटेंशियल हेड होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल हेड होता है, और फिर प्रेशर हेड। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? डायनेमिक हेड हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास काइनेटिक हेड होता है। काइनेटिक हेड वो जोड़ते हैं तो वो टोटल हेड बन जाता है। तो हमारे पास इसमें डायनेमिक इज द राइट आंसर। डायनेमिक सिर्फ 2 या 3 अंकित जी ने और निधान जी ने राइट आंसर दिया है। द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। आज पता लग गया कि किसको आता है किसको नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा यार सही सोच समझ के जवाब दो। ऐसे नहीं होता कि जो मर्जी जवाब दे दो, ऐसा नहीं होता बच्चे। मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे से पढ़े हो तो आप इन चीजों के गलत जवाब नहीं दोगे। जो पीछे वाला का आंसर दिया ना आपने, मतलब है मेरी वीडियोस नहीं देखी फ्लूइड मैकेनिक्स की, आपको बता रहा हूं। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस चीज की यार। जो चीज, मतलब लंगर किसको नहीं पसंद? आप में से कौन है ना, कौन है आप में से जिसको लंगर पसंद नहीं है? लंगर समझते हो ना, ओपन लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। अब भंडारा मिल रहा है आपको भंडारा मिल रहा है जिसमें आप फ्री में सब कुछ देख सकते हो, फिर भी नहीं देख रहे हो यार। नहीं सर, मैं पीपीएससी एसडीओ की तैयारी नहीं करवाता हूँ सर। मैं सिर्फ ऐसी ओपन तैयारी करवाता हूँ, कभी स्पेशल किसी पेपर की नहीं तैयारी करवाता। तो गेज प्रेशर इज द राइट आंसर। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट गैस टर्बाइन इज। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दें इसका, जल्दी से आंसर दे दें। ग्रेट, प्रदीप कुमार जी। जी। तो इसका राइट आंसर, हाँ, भंडारे के नाम से खुश हो गए ना। हाँ, निधान जी हरियाणा से है ना, तो भंडारा हमारे हरियाणा में बहुत मशहूर है। भंडारा लग गया, चलो
तो भंडारा लगा हुआ है बच्चे वीडियोस का। आप अगर बेवकूफ हो, अगर आप नहीं देख रहे हो, इस भंडारे का फायदा उठाओ, फायदा उठाओ और पढ़। करना क्या है, ईयरफोन लगाने और बैठ जाना बस। और बाकी मेरा काम है आपके दिमाग में घुसाना है उस चीज को, मेरा काम है। मैं सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशल वीडियो तैयार करता हूं। तो मेरा टारगेट डिप्लोमा वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है, सी ड्यूरेलियम। तो हमारे पास ये इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। बेस्ट बुक फॉर एसएससी बच्चे, मैं क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। बेस्ट बुक क्या कह सकते हैं एसएससी के लिए? यार बहुत गलतियां बुक्स में भी, बहुत गलतियां, बहुत ज्यादा गलतियां। ठीक है, अब देखो मैं एक थोड़ा सा लास्ट में बता दूं फिर से दोबारा एक छोटा सा काम मेरी तरफ से जो आपने करना है, मेरी वेबसाइट hierinstitute.in है, इंडिया है इसलिए इन है। ठीक है, इसमें जाना है, यूट्यूब वीडियोस का पेज ओपन करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है मैंने डाल रखी हैं, जो भी करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे नहीं आता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है बस। कितना इजी करा दिया यार आपको, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बच्चे? आपको इतना इजी करके दे दिया है, इतना इजी करके दे दिया है, और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो गलत बात है आपकी गलत बात है। इस चीज को अगर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को अगर नहीं कर रहे हो तो ये देखो 112 वीडियोस है बच्चे, 112 वीडियोस है। और ये लंगर नहीं, भंडारा नहीं, तो और क्या है, और क्या है? ये देखो यहां से शुरू कर दो, आप बैठो आराम से, ईयरफोन लगाओ और बैठ के आराम से सुनो। ये 112 वीडियोस आपको कुछ और ही नॉलेज दे देंगी अलग से। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को करो। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, इस चीज को करो। और देखो इसमें से अगर आपको कोई वीडियो चाहिए यहां से मिल जाएगी, नहीं तो यहां देखो नीचे देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैंने अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, अलग अलग हैं। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के लिए भी बनाए हैं अलग अलग, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए देखो अलग अलग बनाए हुए हैं मैंने। जो सा आपको चाहिए वो कर लो। तो प्लीज इस चीज को करो यार, और मेरी वेबसाइट को शेयर करो। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। अगर आपको लगता है कि सर को पैसे कमा के देना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक कर देना ऐड पे, बस ऐड पे क्लिक कर देना। अपने आप जो है ये आपको वेबसाइट का बताता हूँ कि इससे इनकम कैसे आती है। जैसे ये एड्स आती हैं तो एड्स पे क्लिक हो जाता है, उसकी इनकम होती है। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट एवरीवन। फिर से मिलेंगे दोबारा कल, और ये मैं 8:30 ही टाइम रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से सर एसएससी जेई में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी अच्छा मार्किंग होता है बच्चे, काफी अच्छा होता है।